तो आज हम लोग अल्कोहल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए नए चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर है डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है कि वे अल्कोहल जिसके किसी दो डिफरेंट कार्बन पोजीशन पर दो OH ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे इंटरेस्टेड बात यह होता है कि दोनों OH ग्रुप जो होने चाहिए वो डिफरेंट कार्बन पर होने चाहिए। अब किसी एक कार्बन पर अगर दो OH ग्रुप लगा देंगे तो वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल जो होगा वह एक अनस्टेबल अल्कोहल होता है जो तुरंत रिएक्शन करके एल्डिहाइड बना देता है। तो वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, क्योंकि वैसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल होना चाहिए जो कम से कम स्टेबल हो, जो रिएक्शन कर सके किसी और से। अब आप कुछ देर के लिए बनाए और तुरंत अब उसको जैसे ही आप बाहर लेकर आए तुरंत वो रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बना ले, तो वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे उसको। ठीक है। तो वैसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल में होता क्या है कि वे अल्कोहल जिनके पास ये टेंडेंसी होती है कि दो डिफरेंट कार्बन के ग्रुप कार्बन पोजीशन पर क्या हो, दो OH ग्रुप लगा हो, तो इस तरह के हम लोग अल्कोहल को हम लोग कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में हो जहां पर तीन अलग अलग कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो तो इस तरह के अल्कोहल को हम लोग कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। तो आप एक काम करिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए कंपाउंड कंटेनिंग two hydroxyl group, compounds containing two hydroxyl group on two different carbon position is known as dihydric alcohol। ठीक है। तो अगर जैसे में हम देखें तो कह रहा है कि यहां पर ये CH2OH और ये आपका CH2OH, तो ये आपका कहलाता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अरे आप इसी को दूसरा नाम से ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। तो दो कार्बन का चेन है तो इसको कह सकते हैं हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर यही स्ट्रक्चर CH3CHOH और ये इसका CH2OH हो तो मेथ एथ प्रोप, तो नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है। इस तरह से अगर मान लो कि अगर स्ट्रक्चर कहा जाता है कि आप ये बताइए CH3 है, यहां CH है, अगर एक OH यहां और एक OH लगा दे तो क्या ये ग्लाइकॉल नहीं होगा? हम कहिए ग्लाइकॉल तो होगा, लेकिन ससुरा ये जिंदा नहीं रहेगा। हम पूछे कैसे, तो कहा कि ये जो होता है ना ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। अब पूछे अनस्टेबल होता है तो क्या बनाएगा? कहा कि यहां से इसको अपने पास भिड़ा लेगा और ये कहेगा कि तू चल हम बाहर चलते हैं, घूमने के जाएगा, इधर से अपना पानी बना लेगा और जब पनिया बन जाएगा तो ये क्या करेगा, यहां से ये जो बचा हुआ प्रोडक्ट होगा वह आपका क्या बन जाएगा, बेचारा अल्डिहाइड बना लेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे सिचुएशन में याद रखेंगे कि अगर दिया गया स्ट्रक्चर में अगर दो अल्डिहाइड हो, दो OH ग्रुप हो, इतना ही नहीं, अगर मान लो कि अगर यही स्ट्रक्चर हुआ कुछ इस तरह से होता और यहां पे CH3 लगा होता तो ये भी ससुरा वही काम करता, यहां से H और ये OH को लेकर भाग जाता और यहां से H2O बना लेता और ये यहां से कीटोन बना लेता। तो आपको पता है ये कभी भी स्टेबिलिटी को गेन नहीं करता, इसीलिए जो होता है इसको क्या करते हैं, को कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर जिसके दो डिफरेंट कार्बन पर दो OH ग्रुप लगा रहता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्लाइकॉल। समझ में आ गया? चलो अब इसको एग्जांपल में छाप लो। अगर मान लो कि हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया, ध्यान रखिए ग्लाइकॉल शब्द से हमारे पास मान लो कि स्ट्रक्चर दिया गया हो, ये आपका हो गया CH, स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं एक तरह से CH2OH, आइए आ गया आपका CHOH और ये आपका आ गया CH3। ठीक है। अगर यहां पर भी एक OH लगा दोगे ना तो वो ट्राइऑल हो जाता है, हम लोग कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और उसी का कॉमन नाम होता है ग्लिसरॉल। पढ़े तो हो गए बहुत अच्छे तरीके से। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, मान लो कि ये स्ट्रक्चर ये CH2OH, ये आपका CH2, ये आपका आ गया CH2OH, और एक स्ट्रक्चर आप ले लो कि ये आपका आ गया CH2OH, ये आपका आ गया CH, कौन बच गया? एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, दो ही स्ट्रक्चर तो पढ़ना है अभी हम लोग को, बीटा का बाद में पढ़ना है। अब देखो, तो ऐसे स्थिति में देखोगे तो एक और दो, दूसरे दो लोकेशन पर हमारे पास OH ग्रुप है। ठीक है। तो इसको हम जो अगर 1 और 2 पर है तो इसको लिख सकते हैं ना 1,2। ठीक है, 1,2 ग्लाइकॉल।
आप मेथ एथ प्रोप 1,2 ग्लाइकॉल लिख सकते हो। ठीक है, ये जो 1,2 ग्लाइकॉल है इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा ग्लाइकॉल। ठीक है, याद रखिएगा। और ये है आपका 1,3, तो इसे कहते हैं हम लोग 1,3 ग्लाइकॉल, इसको हम लोग कह सकते हैं बीटा ग्लाइकॉल। लेकिन अगर मान लो कि स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से कुछ छिछड़ापन कर दिया और यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, तो ये क्या है आपका 1,4। तो 1,4 ग्लाइकॉल को हम लोग कहते हैं अल्फा बीटा, और इसे कहेंगे हम लोग गामा ग्लाइकॉल। समझ में आया? तो 3 तरह के ग्लाइकॉल, अल्फा बीटा और गामा। जहां अल्फा आएगा मतलब 1,2 ग्लाइकॉल, 1,3 ग्लाइकॉल और 1,4 ग्लाइकॉल, तो अल्फा बीटा और गामा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलो समझ में आ गया। फटाफट छापो इसको, जल्दी से छापो। छाप लिए? अब चलो, अब हेडिंग डालो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, उससे पहले लिखो कॉमन नाम। तो पता ही है तुमको, कॉमन नाम जो यूज करते हैं वहां पर क्या लगा देते हैं हम लोग, ग्लाइकॉल का प्रयोग कर लेते हैं। अभी हम आपको लिखना सिखाए भी थे कि अगर जहां कॉमन नाम की बात आएगी, जैसे मान लो कि यह आपका CH2OH है, यह आपका CH2OH है, तो मेथ एथ, तो इसका नाम हो जाएगा आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, अभी हमने लिख के आपको जो स्ट्रक्चर हमें लिखवाया था वही आपको बता देते हैं। मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। इस स्ट्रक्चर में अगर मान लीजिए कि आपका CH3CH2 CHOH, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल। या इसी को आप लिख सकते हो एन ब्यूटाइल ग्लाइकॉल, लिख लोगे ना। चलो इसको एग्जांपल के रूप में बना दो। ठीक है, अब देखो एक टर्म आता है, सो हम लोग कहते हैं कि अगर दिया गया स्ट्रक्चर में हमारे पास दोनों तरफ OH ग्रुप हो, गौर समझना। मान लो कि यहां पर स्ट्रक्चर है CH2OH और यहां पे कई सारा CH2 हो और लास्ट में हो CH2OH, तो इस तरह के हम लोग अल्कोहल, इस तरह के जो हमारे पास स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें एक CH2 ग्रुप बीच में पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मिथाइल ग्लाइकॉल। मतलब क्या, यहां पे जो दो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे छोड़ दो, ये आपका ग्लाइकॉल हो गया। ठीक है, अब काउंट करो कितने मिथाइल है, 1 2 3, 3 मिथाइल है, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल। सिर्फ इसको काउंट करके 3 मिथाइल है, तो इसको कह देंगे हम लोग ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, अगर मान लो कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इसको कहेंगे हम लोग डाई मिथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कि इस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता, इसको हम लोग कहेंगे मोनोमिथाइलिन या मिथाइलिन ग्लाइकॉल। समझ में आया? तो जो दोनों किनारे पर OH ग्रुप हो और बीच में CH3 की संख्या के आधार पर भी इसको हम लोग ग्लाइकॉल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और ऐसे स्थिति में जो ग्लाइकॉल देते हैं, तो उसको हम लोग आगे चल के क्या बोलते हैं, हम लोग मिथाइलिन ग्लाइकॉल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पाया जाता है और उस तरह के जो हमारे पास अल्कोहल पाए जाते हैं, तो इस तरह के ग्लाइकॉल को, और कभी कभी जानते हैं इसी को हम लोग विनाइल ग्लाइकॉल के नाम से भी जानते हैं। तो आप नीचे डिफिनेशन लिख लो कि when 2 hydroxyl group are present on, when 2 hydroxyl group are present on 2 adjacent carbon atom, 2 adjacent carbon atom, such glycol name as vinyl glycol,
विनाइल ग्लाइकॉल, या उसी को हम लोग कहते हैं विक ग्लाइकॉल, विक ग्लाइकॉल या विनाइल ग्लाइकॉल। हो गया। चलो अब लिखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। मिटाए क्यों, ओहो गलती कर दी है, इसी को हम आईयूपीएसी बता देते, कोई बात नहीं। अब डालिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप बहुत समझदार हैं। ये CH3 CH2 OH, यहां से एक गायब करो, यहां आ गया CH2OH, मेथ एथ प्रॉप, तो ये हो गया आपका प्रोपेन, इधर से 1 2 डाईऑल। नहीं समझ में आया, लिख लोगे ना, बहुत आसान सा नाम होता है CH2OH। हम एक दो नाम बताते हैं, बाकी आप बैठकर घर पे करते रहना। मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, ये आ गया ब्यूटेन, एक और 4, 1 2 3 4 1 4 डाईऑल। कर लोगे ना, आसान है ना ये। चलो छाप लो, छोड़ दो। अब हेडिंग डालो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पर उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में आप याद रखिएगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे ये जनरल फॉर्मूला, लड़के कुछ और ना समझेंगे, ठीक है, खासकर लड़कों पे ज्यादा डर रहता है। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है, ये होता है CnH2n, CnH2n +2 और O2, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में। तो गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि जनरल फॉर्मूला जो होता है वह CnH2n +2 O2 होता है। अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए, जैसे में आपको एक स्ट्रक्चर हम दे दे, मान लीजिए कि C3 3 दूना 6 2 8 C3H8O2, ठीक। तो स्ट्रक्चर आप लिख लोगे CH3 CH2OH, और ये आ गया CHOH और CH2OH, 3 1 4 और 2 6 1 7 और 1 8, हाइड्रोजन 1 2 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके बाद इसका आप स्ट्रक्चर चेंज करोगे तो क्या होगा, पहले चीज तो आप पोजिशनल आइसोमेरिज्म करो, पोजिशन चेंज करो, तो ये बन जाएगा CH2OH CH2, और ये आपका हो गया CH2OH। तो ये पहला चीज तो शो कर दिया, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और अगर मान लो कि यही स्ट्रक्चर है, इधर से कौन सा आइसोमेरिज्म मिला, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पढ़े हो ना, पोजिशनल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, कहते हैं कि ऐसे आइसोमेरिज्म ऐसा होता है जिसके सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप लगे रहते हैं, वो क्या करता है, पोजीशन चेंज करता है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जिसका आईयूपीएसी नाम बदल जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, आईयूपीएसी नाम बदल जाता है, और साथ साथ में उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो वो होता है क्या चीज, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर मान लो कि इसी स्ट्रक्चर जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखे CH3O CH2O CH3, जरा देख के बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 3 हाइड्रोजन 2 5 और 3 8, हाइड्रोजन 8 कार्बन 3 ऑक्सीजन 2, देखो तो बराबर है कि, है ना बराबर। लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो ये हमारे पास जो ग्रुप होते हैं वो चेंज हो गया, ईथर ग्रुप आ गया है, यहां पर अल्कोहल ग्रुप था, ये यहां पर क्या आ गया, ईथर ग्रुप आ गया। तो कहते हैं कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। लेकिन जहां पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर जाता है, कहते हैं दैट टाइप ऑफ आइसोमर व्हिच हैव चेंज द फंक्शनल ग्रुप बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट आईयूपीएसी नेम एंड आईपीएसी नेम इट चेंज आल्सो, क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जहां पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर जाता है, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो जब ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है तो मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ईथर हो गया। तो इसका जो आप एक तरह का हमारे पास क्या हो गया,
अल्डिहाइड हो, सॉरी, एक तरफ हमारा अल्कोहल हो गया और एक तरफ हमारा ईथर हो गया। ठीक है, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ये जो होता है ये दो आइसोमर शो करता है, एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है इधर, और इधर पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। ठीक है, बना लो। चलो, यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अब इसके बाद तो यहां तक तो हो गया हम लोग की आइसोमेरिज्म की कहानी। अब आप हेडिंग डालिए इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथाइल इथेन 1,2 ग्लाइकॉल डाइऑल। हेड डालो इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डाइऑल, इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल। ठीक है, इथेन के लास्ट में ई नहीं लगाते, इथेन 1,2 डाइऑल। अब देखो, सबसे पहले इसकी कहानी हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन मेथड। हेडिंग डालिए प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड। उससे सबसे पहला लिखिए फ्रॉम इथाइलिन डाइब्रोमाइड, फ्रॉम इथाइलिन डाइब्रोमाइड लिखिए बाय हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस एल्कलाई, बाय हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस एल्कलाई। तो कहा कि अगर यहां पर CH2Br है और यहां पर CH2Br है, इसे आप लेते हैं एक्वस, ध्यान रखेंगे एक्वस Na2CO3। जब एक्वस की बात आ गई तो जाहिर से बात है कि यहां पर पनिया होगा, तो ये टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस, और यहां से H प्लस और OH माइनस में, ये टूटेगा यहां से प्लस और माइनस में, ये प्लस और माइनस में, ये जो माइनस होगा इस प्लस के साथ, और ये जो माइनस होगा इस प्लस के साथ, ये माइनस इस प्लस के साथ, ये माइनस इस प्लस के साथ, तो क्या बनेगा CH2OH, और ये बना आपका CH2OH और 2 मोल HBr। नहीं समझ में आया? है ना आसान? चलो उतार लो इसको। अब लिखो लेबोरेटरी मेथड, दूसरा लिखो लेबोरेटरी मेथड। लिखो टू प्रिपेयर इथाइलिन ब्रोमाइड, इथाइलिन ब्रोमाइड in laboratory, ethylene bromide is refluxed with aqueous solution of sodium carbonate, sodium carbonate। अब देखो इसी को यहां पे जब हम लेबोरेटरी में लेकर आते हैं तब ये सोडियम कार्बोनेट का भी यहां पर यूज कर लेते हैं। अब देखो उसको हम कैसे यूज करते हैं, इथाइलिन ब्रोमाइड को कैसे यहां पर जो कैटलिस्ट Na2CO3 यूज करते हैं उसको भी यहां यूज करके कैसे बनाते हैं। ये आपका CH2Br है और यहां पर हमको यूज करना है NO2CO3। ठीक है, और एक्वस है तो जाहिर सी बात है क्या यूज होगा, H2O। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो Na2CO3 ये हमारे पास एक कार्बन का मॉलिक्यूल से, ठीक है, एक कार्बन है, यहां पर ONA, यहां से ONA और यहां पर ऑक्सीजन, यह स्ट्रक्चर होता है Na2CO3 का। ठीक है, अब देखो यहां से मॉलिक्यूल्स होता हुआ H प्लस और OH माइनस आयन बनाता है। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रक्चर को लेकर आओ, ये आ गया आपका CH2Br और ये आ गया आपका CH2Br, यहां से टूटेगा ये प्लस में, यहां से टूटेगा ये माइनस में, ये प्लस और माइनस में, सारे स्ट्रक्चर को हम लोग विखंडित कर दिए। चलो और इसको हम लोग और तोड़ते हैं। अगर और तोड़ेंगे तो यहां से टूटेगा माइनस में और ये टूटेगा यहां से प्लस में। ठीक है, टूटेगा, और यहां से ये टूटेगा अगर ये प्लस में तो यहां से टूटेगा ये माइनस में,
अगर इसको और तोड़ोगे तो ये टूटेगा माइनस में और ये टूटेगा प्लस में। सबसे पहले इस माइनस को और इस प्लस को आपस में मिलाकर पहले एक प्रोडक्ट बनाओ जिसका नाम है CO2। ठीक, अब यहां से बच गया हमारे पास ONA और सोडियम। ठीक, यहां से क्या होगा कि एक सोडियम इस ब्रोमीन के साथ और ये दूसरा ये इस ब्रोमीन के साथ, तो यहां से ये दोनों मिलकर बना लेगा 2NaBr। क्लियर हुआ? अब देखो, अब हमारे पास बच गया यहां पे ये ऑक्सीजन और ये H। ये इसमें दो निगेटिव है, एक पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो बनेगा -OH। ठीक है, अब यहां पे दो निगेटिव एक H प्लस के साथ मिल गया, दो OH माइनस बना लिया। अब देखो यहां से ये OH जो है वह इस पॉजिटिव के पास और ये OH जो है वह इस पॉजिटिव के साथ आके मिलेगा, तो क्या बनेगा? CH2 OH और CH2। ये हमारे पास हम लोग क्या किए, अब Na2CO3 के साथ मिलाकर प्रोडक्ट बनाए, तभी हमको क्या बन गया, यहां से ग्लाइकॉल बन गया। समझ में आया क्या किया है? सबसे पहले आप CO2 Na2CO3 को स्ट्रक्चर को बनाओ, फिर उसके बाद एक एक बॉन्ड को डिसोसिएट करो, यहां से O और CO2 ये मिलकर CO2 बना दिया, ये सोडियम इसके साथ मिलकर NaBr, यहां से O और Na दोनों अलग अलग है, ये Na मिलकर इसके साथ NaBr, ऑक्सीजन के पास दो चार्ज हो गया, H प्लस आयन मिलकर OH माइनस आयन बना लिए, OH ये OH माइनस इसके साथ मिला और इस OH को यहां मिला। ठीक है, समझ में आया? अगर मान लो यही विनाइल ब्रोमाइड जो है, कभी कभी हम इससे विनाइल ब्रोमाइड भी बना लेते हैं। कैसे? अगर ये स्ट्रक्चर को क्या करें कि अगर मान लो कि थोड़ा सा ग्लाइकोल को और ज्यादा हीट कर दें, यहां पर H2O को ना लाए, एक्वस को छोड़ दें, ध्यान रखेंगे, अगर वह एक्वस मीडियम में न रहे और ये खाली ड्राई Na2CO3 लेकर आए तो क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लो कि यहां पे Na2CO3 को लेकर रखे, H2O को ना रखें, तब क्या होगा? तो यहां से ये टूटेगा तो ये CH2Br और ये है आपका CH2Br, यहां से टूटेगा ये प्लस और Br माइनस में, प्लस और Br माइनस में। यहां से जब आप तोड़ेंगे इसको तो ये COONA और ये आपका ONA। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं, यहां से जब आप ब्रेक करना शुरू करोगे तो ये मिल गया Na2CO3, अब एक एक करके इसको यहां से ब्रेक करें। अभी आप जब ब्रेक करोगे तो यहां से एक सोडियम है, यहां से टूटेगा ये माइनस और ये प्लस में, तो इसके साथ मिलकर बना लेगा NaBr। ठीक है, अब देखो यहां पे जो स्ट्रक्चर होता है ये कार्बन के साथ यहां एक हाइड्रोजन और यहां एक हाइड्रोजन, ठीक है, CH2 होता है। तो अब अगर स्प्रे करें 1 2 3 4, ठीक, यहां पे तो अब ये टूट चुका है तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे जो हमारे पास एक माइनस आयन बचा है, अब ये क्या करता है कि अगर यहां से जो हाइड्रोजन अगर ब्रेक करेगा तो ये टूटेगा प्लस में। ठीक है, टू तोड़ देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप एक काम करो, यहां पर हाइड्रोजन हमारे पास छोड़ दो, यहां के हाइड्रोजन को हटाओ यहां से, जब यहां का हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा तो इसके पास एक आयन बचेगा, ये है अपना ऑलरेडी, ये आकर यहां अटैक करता है, मतलब यहां का माइनस यहां अटैक करता है, तो यहां बन गया आपका C डबल बॉन्ड ONA और यहां आ गया OH। ठीक है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन आपस में शिफ्ट होते हैं तो ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHBr, तो इसे हम लोग कहते हैं विनाइल ब्रोमाइड। तो आप इसे विनाइल ब्रोमाइड भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहां से आप इसी का नाम क्या होता है, यहां से एक H आ गया, यहां से सोडियम हो गया, तो सोडियम हो गया, उसके साथ H हो गया और ये CO3 हो गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, समझ में आया? तो आप इसको लिख लो, टू ऑब्टेन, या ऐसे लिखो, इन दिस मेथड विनाइल ब्रोमाइड इज ऑल्सो फॉर्म बाय yield of glycol remain। ठीक है, इसको बना लो। नेक्स्ट लिखो, टू ऑब्टेन द
better yield of glycol, to obtain the better yield of glycol, ethylene bromide is also converted into ethylene diacetate by treating with potassium acetate by acetate and then hydrolysis with सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहा कि इसको और अच्छे इल्ड में अगर बनाना हो तो सबसे पहले काम करो पोटेशियम एसीटेट के साथ मिलाओ। सबसे पहला काम मैंने कहा कि अगर मान लो कि हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर हम लोग इथाइलिन ब्रोमाइड जो उन्होंने ली है CH2CH2Br, ठीक है, कहा कि सबसे पहले आप इसे इथाइलिन एसीटेट के साथ मिलाओ, सॉरी पोटेशियम एसीटेट के साथ, नॉट इथाइलिन एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। ये अगर स्ट्रक्चर होगा तो आप अगर थोड़ा सा हम नीचे की तरफ लौट कर आते हैं, मान लो इसके जो भी बनेगा, यहां है आपका CH2Br, ये है आपका CH2Br, ठीक है। यहां से टूटेगा ये प्लस और ये माइनस में, ये प्लस और माइनस में, ये है आपका CH3COOK और ये है CH3COOK, ये माइनस और ये प्लस में, ये माइनस और ये प्लस में, ठीक है। ये माइनस इस प्लस के साथ और ये माइनस इस प्लस के साथ, ये आकर यहां अटैक करेगा और ये आकर यहां अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका CH2O और ये क्या हुआ CH3 आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक कार्बन इसमें का गायब हो गया, OCOOCH3, ठीक है। और यह CH3OCOOCH3 और साथ में 2Kbr। क्लियर, समझ में आया? अब जो यहां पर मिला इसका रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, 2 मोल NaOH लेकर आओ। तो 2 मोल NaOH लेकर आओगे तो Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। यहां से क्या करो कि जब आप NaOH को ब्रेक करोगे तो यहां से क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल्स अपना ब्रेक होना शुरू करेगा, यहां से आसानी से ब्रेक होगा, यहां पर जाएगा तो यहां पर माइनस और ये प्लस, यहां पे माइनस और ये प्लस, यहां पर वो OH यहां अटैक करेगा और ये OH यहां अटैक करेगा, तो बच गया। तो ये मॉलिक्यूल यहां अटैक करेगा और ये क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा, यहां से आपका ONa COOCH3 और यहां से NOCOOCH3, ये दोनों मिलकर बना लेगा 2NaCO3, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, एक मिनट, यहां तो CH3 छोड़ ही दी है, तो आप लिख सकते हो ना CH3COONA, नाम हो गया सोडियम एसीटेट 2 मोल, और यहां से क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका CH2OH और यहां से आ गया CH2। खिचड़ी नहीं पक गया है, कुछ नहीं दिक्कत करना है। इसमें से CH3 यहां पर NaOH है, OH को यहां से लेके जाओ CH2OH, ये CH2 को एक OH लेके जाओ CH2OH, इन दोनों सोडियम को क्या करो यहां पे जोड़ दो, दोनों सोडियम को जोड़ दो, यहां से CH3COON, 2 मॉलिक्यूल्स बन गया CH3COON। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन मेथड। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका प्रिपरेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहां पे जो पोटेशियम यूज किए, यहां पर अगर हम पोटेशियम जहां यूज किए, अगर इसी पोटेशियम के जगह पर यहां पर सिल्वर होता, समझो यहां क्या होता, सिल्वर होता, गौर समझना। जो पोटेशियम यहां पर हम यूज कर रहे हैं, यहां पर हम अगर सिल्वर यूज करें, ठीक है, आई बात समझ में? तो जैसे ही ये सिल्वर यूज करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, AgBr बनेगा, ठीक है। अब जब यहां पे जो AgBr बन गया, अब क्या करेंगे कि जो हम यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किए थे, यहां पर यूज करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट में क्या अंतर आएगा, सिर्फ यहां पर
पोटेशियम आ जाएगा, यहां पर पोटेशियम आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। जहां जहां आपने सोडियम यूज किया वहां पर क्या यूज करो, आप पोटेशियम यूज करो। तो इस रिएक्शन को ही आगे चलकर हम लोग नाम देते हैं WURTH, वुड्स रिएक्शन। जेड है WURTZ, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में अंतर क्या है कि जो हम यहां पर सिल्वर यूज किए थे वुड्स ने, ठीक है, और जो हाइड्रोलिसिस की जब बात आई थी तो वहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिए थे, नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे कहते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। जहां जहां हमने रेड कलर का मार्किंग किया है आप देख लीजिए, वहां पोटेशियम और सिल्वर होगा, ठीक है। तो आप लिख लो वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। और वुड्स रिएक्शन में आप इसको बना लो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, इन दिस मेथड इथाइलिन ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू डाइएसीटेट by treating with silver acetate, by treating with silver acetate। जब सिल्वर एसीटेट से ट्रीटिंग करते हैं तो क्या बनता है, डाइएसीटेट बनता है, सिल्वर एसीटेट, एंड देन हाइड्रोलाइज्ड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, to obtain ग्लाइकॉल। बना दो इसको, बन गया। अब इसी को अगर मान लो जो हम लोग तैयार किए, अगर इतना लफड़ा ना करके अगर हम इसे एक सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करें तो भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट लिख लो, फ्रॉम इथाइलिन, थर्ड प्रिपरेशन मेथड लिख लो, फ्रॉम इथाइलिन, मतलब अगर ये CH2 डबल बॉन्ड अगर CH2 है तो इसके साथ आप जनरल H2O का रिएक्शन करा दो और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, ध्यान रखेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, यहां पर कोल्ड अल्केलाइन सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, कोल्ड अल्केलाइन सोल्यूशन लेते हैं, कोल्ड अल्कालाइन सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, और कोल्ड अल्कलाइन के साथ में लेते हैं यहां पर KMnO4। तो आसानी से क्या होगा, ये यहां से दोनों बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, यहां से है ना ये 2H प्लस और O2 माइनस, या आप इसी को लिख सकते हो H प्लस और OH माइनस। ये ऑक्सीजन जब इसके साथ मिलेगा तो ये भी हो जाएगा OH माइनस, एक यहां अटैक कर जाएगा, एक यहां अटैक कर जाएगा, ये बना लेगा CH2OH और ये बन गया CH2OH, है ना सर। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। चलो यहां तक तो हम लोग सीख लिए। लास्ट लिख लो इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड। उसका पहला लिखो, इथाइलिन इज passed into hypochlorous acid to obtain ethylene chlorohydrin, which on boiling with sodium bicarbonate और मिल्क लाइम प्रोड्यूस ग्लाइकॉल। कहा कि जो हमारे पास इथाइलिन है इससे सबसे पहले हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ लेके चलो। जब हाइपोक्लोरस लेके चलोगे तो यहां से बॉन्ड को क्लीवेज करोगे तो यहां से माइनस सॉरी ये दोनों अपने आयंस में टूटेंगे, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहां से किसी एक को यहां भिड़ाओ, किसी एक को यहां भिड़ाओ तो क्या बनेगा, CH2OH और CH2Cl। अब कहा इससे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है। अब इसको तोड़ो NaHCO3 के साथ,
ठीक है। जब आप इसे NaSCO3 के साथ तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये है कार्बन ऑक्सीजन, ये है ONA और ये आपका OH। ठीक है, यहां से टूटेगा तो ये माइनस और ये क्या प्लस, यहां से टूटेगा ये माइनस और ये क्या प्लस, ये दोनों आपस में मिलकर CO2 बनाएंगे। अब यहां से बच गया Na। अब देखो यहां से टूटेगा ये प्लस और Cl माइनस, इसके साथ ये मिलेगा तो बनेगा NaCl, और ये OH माइनस आकर यहां अटैक करेगा तो क्या ये CH2OH और ये CH2OH नहीं बनेगा। क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं समझ में आए? इतना आसान तो है। ये बन गया ग्लाइकोल आपका। कितना सिंपल तरीका है बनाने का। लेकिन कहता है कि पहले इसको छाप लो फटाफट छापो। छाप लिए? चलो अब नेक्स्ट लिख लो दूसरा। मिक्सचर ऑफ इथाइलिन एंड एयर इज पास्ड ओवर द हॉट सिल्वर at 300 to 500 degrees Celsius. Ethylene oxide is obtained, which heating with dilute H2SO4 at 60 degrees Celsius produce ethylene glycol.